भारत माता की, भारत माता की, सालासर बालाजी महाराज की, वीर तेजाजी महाराज की, गुरु जम्बेश्वर भगवान की, करनी माता की, बाबा रामदेव की, गोगाजी महाराज की। सैनिक सम्मान समारोह में अभी हम सब जिनको सुन रहे थे, भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के चुनाव प्रभारी और हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय नेता आदरणीय कुलदीप जी बिश्नोई, आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री सत्यपाल सिंह कटेवा जी, लेफ्टिनेंट जनरल, जिन्होंने बहुत ही सारगर्भित तरीके से सैनिकों और पूर्व सैनिकों की बात हम सब से समझ रखी। सांसद श्री गंगानगर और मेरे बहुत पुराने मित्र, जिनसे लगभग पिछले 25 से भी अधिक वर्षों से मेरी मित्रता है, श्री निहाल चंद मेघवाल जी, श्री बलवीर लुथरा जी, विधायक राय सिंह नगर, श्रीमती संतोष बाबरी जी, विधायक अनूपगढ़, शिमला बाबरी जी, पूर्व विधायक अनूपगढ़, हमारे राजस्थान के बहुत वरिष्ठ नेताओं में से एक, पूर्व में प्रदेश के महामंत्री रहे भाई कुलदीप धनखड़ जी, श्री अशोक नागपाल जी, पूर्व जिला अध्यक्ष प्रदीप बेनीवाल जी, श्री भागीरथ गढ़वासरा बिश्नोई जी, संरक्षक गुरु जम्बेश्वर मंदिर सूरतगढ़, पूर्व प्रधान पंचायत समिति सूरतगढ़ आदरणीय चंदूराम लेगा जी, श्री राजेंद्र लेगा जी, अध्यक्ष नगर पालिका श्री विजयनगर, और आज के कार्यक्रम का जिन्होंने बहुत शानदार संयोजन किया और किसी युवा के अंदर इस प्रकार की सोच निश्चित रूप से हमारी भावी पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा का काम करती है, जिन्होंने आज शानदार तरीके से हमारे पूर्व सैनिकों का, उनके पारिवारिक जनों का, सबके सम्मान का संयोजन किया। भाई राहुल लेगा जी, मैं इनको बधाई भी देना चाहता हूं कि इन्होंने बहुत शानदार ये संयोजन आज किया। श्री आत्माराम तरण जी, श्री हरि सिंह कामरा जी, प्रदीप खिच्चड़ जी चेयरमैन, देवेंद्र गुड़िया जी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय बिश्नोई महासभा, गुरबीर बराड़ जी, श्रीमती प्रियंका बेलान जी प्रदेश मंत्री भाजपा एवं अध्यक्ष नगर पालिका अनूपगढ़, सुरेंद्र छाबड़ा जी अध्यक्ष व्यापार मंडल सूरतगढ़, ओम प्रकाश कालवा जी पूर्व अध्यक्ष नगर पालिका सूरतगढ़, श्री हरीश मुंजाल जी जो रुद्रपुर उधम सिंह नगर उत्तराखंड से पधारे हैं। इसके अतिरिक्त मंचासीन हमारे सभी आए हुए अतिथिगण, इस कार्यक्रम में पधारे मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित माताएं, बहनें और बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं मेरे नौजवान साथियों, उपस्थित पत्रकार मित्रों एवं छायाकार बंधुओं, आज का जो कार्यक्रम है, जिसके निमित्त कार्यक्रम किया गया है, इसके बाद भी अभी बहुत सारे कार्यक्रम यहाँ पर होना है। जिस प्रकार का मैं इस कार्यक्रम की पूरी रचना देख रहा हूं, लेकिन आज के कार्यक्रम का जो मुख्य रूप से स्वरूप रखा गया है, मैं आज इस अवसर पर राष्ट्र के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने वाले उन वीर बलिदानियों को, जिन्होंने देश के लिए हंसते हंसते
अपने प्राणों को त्याग दिया, उन सभी को मैं नमन करना चाहता हूं। साथ ही इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वीर सैनिकों के परिजन, आप सभी का भी मैं दिल की गहराइयों से, उत्तराखंड राज्य जो कि सैनिक बहुल्य राज्य है, उस सैनिक बहुल्य राज्य का मुख्य सेवक होने के नाते आप सबका दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मैं अपना सौभाग्य समझता हूं कि आज मुझे आप सबके बीच में आप सबको सम्मानित करने का ये शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और जब मैं आप सबको सम्मानित कर रहा था भाई कुलदीप बिश्नोई जी के साथ, तो मैं स्वयं को सम्मानित महसूस कर रहा था। भाइयों बहनों, ये देवभूमि उत्तराखंड और वीरभूमि राजस्थान हमेशा से सांस्कृतिक रूप से एक दूसरे के पूरक रहे हैं। जहां उत्तराखंड की देवभूमि ने आध्यात्मिक क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में दुनिया को एक नई राह दिखाने का कार्य किया है, वहीं राजस्थान की महान धरा ने प्राचीन काल से ही अपनी अद्वितीय जिसकी सांस्कृतिक विरासत रही है। भाइयों बहनों, राजस्थान प्राचीन काल से ही वीर भूमि रही है। यहाँ के वीरों तथा वीरांगनाओं ने अपना सर कटा लिया, लेकिन कभी शत्रुओं के सामने कभी सर झुकाया नहीं। यह राजस्थान की पहचान रही है। हम सबका भी, उत्तराखंड के लोगों का भी राजस्थान से गहरा संबंध रहा है। किसी कालखंड में इसी भूमि से पुनर्वासित होकर उत्तराखंड को गए थे हमारे पूर्वज। इसलिए राजस्थान उत्तराखंड की जो वीरों की भूमि है, बलिदानियों की भूमि है, और ये बात हमारे सैनिकों ने आज तक सभी युद्धों में सिद्ध की है। मेरा मानना है कि देशभक्ति सभी प्रकार की भक्तियों से श्रेष्ठ है। मैं अभी जब जनरल कटेवा साहब बोल रहे थे, सत्यपाल जी, तो कह रहे थे, सैनिकों के बारे में कह रहे थे। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि मैं कुलदीप जी, मैं एक सैनिक का पुत्र हूं। मैं एक सैनिक का पुत्र हूं और मैं आज इस सूरजगढ़ की भूमि पर आकर अपने को धन्य महसूस कर रहा हूं कि मेरे पूज्य पिताजी ने भी 1980 के आसपास यही की सैनिक छावनी में अपनी सेवाएं दी। और उस समय मैं बहुत छोटा था, तब वो मुझे बताया करते थे कि यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत होती है, पानी की बहुत किल्लत होती है, और पानी किन्हीं गड्ढों में इकट्ठा किया जाता था, उसमें से भरा जाता था, फिर कपड़ा लगाया जाता था, और कपड़ा लगाने के बाद उसको छानकर बाल्टी में, किसी टब में या जिसमें भी रखा जाता था, उसके बाद फिटकरी लगाई जाती थी, तब वो पानी पिया जाता था। तो मुझे ये मेरे लिए पुण्य भूमि है कि जहां मेरे पूज्य पिताजी कभी यहाँ सेवा किया करते थे, अभी दुनिया में नहीं है। तो मैं सच कह रहा हूं, मैं इस वीर भूमि को प्रणाम करता हूं, आप सबको ही प्रणाम करता हूं। और जब भी मैं इस प्रकार के कार्यक्रमों में सम्मिलित होता हूं जो सैनिकों के नाम से होता है, आज मुझे बहुत अधिक व्यस्तता हो गई थी। कल मैं किसी कारण से ये आना जाना ये हो रहा था कि मैं आ पाऊंगा कि नहीं आ पाऊंगा, लेकिन मैंने ईश्वर से प्रार्थना की कि ऐसा कार्यक्रम जिसमें सैनिकों के, पूर्व सैनिकों के, उनके परिजनों को, जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, उनके बीच में जाना है। हे ईश्वर, मुझे रास्ता जरूर इसके लिए निकालिए, मैं जाना चाहता हूं। तो मैं आप सबके बीच में आ पाया, और ऐसे कार्यक्रम में आकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। लेकिन जब मैं देखता हूं, उन बलिदानियों को याद करता हूं, क्योंकि उत्तराखंड भी एक ऐसा राज्य है जहां पर प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में है, कोई न कोई पैरामिलिट्री फोर्सेस में है, और हर परिवार से
वहां पर सेना में कोई न कोई योगदान देता है और शहादत का भी एक लंबा कालखंड वहां का रहा है, लंबा इतिहास रहा है। तो उनको याद करते हुए आंखें भी नम हो जाती हैं। और अपने पूज्य पिताजी से बचपन से ही मैं सैनिकों की वीर गाथाएं उनसे सुनता रहा हूं और उसने मुझे बहुत प्रभावित भी किया है। किस प्रकार से राष्ट्र के लिए, देश के लिए हमारे सैनिकों के अंदर समर्पणों की भावना होती है। भाइयों बहनों, मैं कोई बहुत लंबा चौड़ा भाषण नहीं देने वाला हूं। अब आप सबके बीच में चूंकि अन्य भी बहुत सारे कार्यक्रम होने वाले, कुलदीप जी को भी अभी यहां से अहमदाबाद निकलना है, मैं इतना कहना चाहता हूं कि मैंने सैनिक की वीरता तो बाल्यकाल से देखी है और उनके जो परिजन होते हैं उनके संघर्षों को भी नजदीक से देखा है। उन माता पिता के दर्द को भी देखा है जिसका बेटा सीमा पर देश के आन बान की रक्षा के लिए लड़ रहा होता है। एक सैनिक का जीवन कितना संघर्ष है, इसके बावजूद भी कितनी दृढ़ता से, कितनी मजबूती से देश के स्वाभिमान को बचाने के लिए वो हमेशा तत्पर रहता है। वीर शहीदों की सम्मान करने की योग्यता हमें नहीं है, परंतु उनको सम्मानित कर हम स्वयं को सम्मानित महसूस करते हैं। सैनिकों के प्रति हमारी सरकार, हमारी पार्टी का समर्पण किसी से छुपा हुआ नहीं है। चाहे वो जनसंघ का समय हो, सैनिकों को उनका यथोचित सम्मान देने के लिए लगातार हमारी पार्टी काम करती रही है। चाहे वो भारत रत्न श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रधानमंत्रित्व काल हो या आज के समय में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का शासन हो, हमने हमेशा ये चाहा है कि देश के लिए अपने प्राणों का निछावर करने वाले वीर सैनिकों, उनके परिवारों को उनका सही हक मिल सके। इसके लिए आज केंद्र की सरकार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम कर रही है। भाइयों बहनों, आज मोदी जी के नेतृत्व में देश मजबूती से आगे बढ़ रहा है और देश आज सुरक्षित हाथों में, मजबूत हाथों में। आदरणीय मोदी जी का प्रयास है कि सेना न केवल पहले से कहीं अधिक सक्षम हुई है, अधिक मजबूत हुई है, बल्कि सशक्त हो रही है, बल्कि उसकी यश और कीर्ति पताका आज चारों ओर फैल रही है। पहले के समय में अगर दुश्मन की कोई गोली आती थी तो हमारे सैनिकों को पूछना पड़ता था कि गोली का जवाब कब देना है कि नहीं देना है। जब तक ऊपर से ऑर्डर नहीं आता था तब तक गोली का जवाब नहीं दिया जाता था। लेकिन भाइयों बहनों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जब से प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने काम करना शुरू किया है, अब हमारे सैनिकों को गोली का जवाब देने के लिए किसी से कोई आदेश नहीं लेना पड़ता है, बल्कि हमारी सेना गोली का जवाब गोलों से देने का काम करती है। यह है नया भारत। चाहे पुलवामा हमले का बदला हो, बालाकोट एयर स्ट्राइक हो, गलवान घाटी हो या तोआन घाटी में चीन के सैनिकों के दांत फट्टे करने हो, हमारे सैनिकों ने दुश्मन को यह बता दिया कि मोदी जी जैसा राजनीतिक नेतृत्व हो तो किसी भी दुश्मन को उसकी मात में जाकर मात दी जा सकती है। आज सशस्त्र सेनाएं अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन तभी कर सकती हैं जब उनके पास अच्छे हथियार हो और उन्हें उम्दा प्रशिक्षण मिला हो। इससे सैनिकों का मनोबल तो बढ़ता ही है और चुनौतियों का सामना करके विजयी भी होते हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके कुशल मार्गदर्शन में भारत एक शक्तिशाली एवं सशक्त राष्ट्र बन चुका है। सेना को मजबूत बनाना आज के समय की मांग है। इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सेना के स्तर पर हर प्रकार के क्रांतिकारी बदलाव किए जा रहे हैं। आज पूरा विश्व भारत की शक्ति और सामर्थ्य से परिचित हुआ है, जिसका परिणाम है आज कोई भी दुश्मन हमें आंख दिखाने की हिम्मत नहीं कर सकता। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कुशल नेतृत्व का परिणाम है कि आज हमारे सैनिकों को किसी प्रकार के सैन्य साजो सामान की कमी का सामना नहीं करना पड़ता है। एक समय का लंबे समय तक अच्छे हथियार खरीदने के लिए
अच्छे बूट खरीदने के लिए, अच्छे जैकेट खरीदने के लिए, और जो सैनिक हमारे सियाचिन ग्लेशियर में 40 डिग्री माइनस तापमान में काम करते हैं, उनको अच्छे बूट नहीं मिलते थे, बल्कि उनको अच्छे बूट नहीं मिलने के कारण से बर्फ के अंदर जाकर कोई बीमारी लग जाती थी, जिनके पैर तक काटने पड़ते थे। उसके लिए भी लंबे कालखंड तक इंतजार करना पड़ा। प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रधानमंत्री का पद संभालते ही आज देश के अंदर ये सारी व्यवस्थाएं बदल गई। अच्छे बूट भी मिल रहे हैं, अच्छा प्रशिक्षण भी मिल रहा है, अच्छी सुविधाएं भी मिल रही हैं, सैनिकों का मनोबल भी बढ़ाया जा रहा है। भाइयों बहनों, 2014 के पहले यूपीए सरकार की पॉलिसी पैरालिसिस ने देश को बहुत नुकसान पहुंचाया। आला नेता की 10 सालों तक रक्षा के समझौते तक ताक पर रख दिए गए। पूर्व की सरकारों ने सेना के आधुनिकीकरण की बात तो दूर, सेना के लिए साजो सामान खरीदारी भी भारी पड़ती नजर आती थी। आदरणीय मोदी जी ने सेना को आधुनिक बनाने का मोर्चा संभाला और उसका असर साफ दिखता है। इसलिए सुरक्षा की दृष्टि से हमारी केंद्र सरकार ने जो पिछले 9 साल का कालखंड किया है वो बेमिसाल रहा है। सेना के पास बने हुए टैंक, मिसाइल, हैंड ग्रेनेड के साथ साथ बड़े हथियार जो आत्मनिर्भर भारत के नारे को सफल बना रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 60 सालों से लंबित, जिसके बारे में अभी सतपाल जी टंडन साहब कह रहे थे, लंबित 1 रैंक 1 पेंशन की मांग को पूरा कर पूर्व सैनिकों को राहत देने का भी कार्य किया है। इसके साथ ही देश के लिए बलिदान देने वाले हमारे रणबांकुरों की याद में राजधानी दिल्ली में सबसे महत्वपूर्ण स्थान पर सैन्य धाम बनाकर सम्मान दिया है। ऐसा ही एक सैन्य धाम हम देवभूमि उत्तराखंड, वीरभूमि उत्तराखंड, देहरादून में भी बना रहे हैं, जहां आप सब दर्शन करने आते हैं। 4 धामों के बाद 5वां धाम हमने सैन्य धाम निर्माणाधीन, उसको भी तेजी से आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। जल्दी ही आप आएंगे तो आपके उसको दर्शन देहरादून में होंगे। और इसमें सैन्य धाम में हमने 1750 जो हमारे उत्तराखंड के वीर शहीद हैं, उनके योद्धाओं के घर आंगन की मिट्टी लाकर उनके बलिदान का गौरवशाली इतिहास वहां पर संयोजित करने का काम, सुरक्षित करने का काम, उनकी स्मृति में आगे बढ़ाने का काम भी हमने वहां पर प्रारंभ किया हुआ है। भाइयों बहनों, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार आम जनता के साथ ही सैनिकों के निरंतर उत्थान के लिए भी कार्य कर रही है। पूर्व की सरकारों ने ना कभी जनता के हित में सोचा, न सैनिकों की सुरक्षा प्रदान की, बल्कि सैनिकों द्वारा दुश्मन पर किए गए हमलों पर भी हमेशा सवाल उठाने का काम किया गया है। आपने देखा होगा, जब जब सेना भी कोई काम करती है, उसके मनोबल को तोड़ने का काम भी। आज बहुत सारी ऐसी पार्टियां जो देश के अंदर जिन्होंने 60 सालों तक शासनकाल किया है, 60 सालों में से भी 55 साल तक एक परिवार का शासनकाल रहा है, लेकिन उसके बाद भी सेना के मनोबल को गिराने का काम अगर कोई करता है, उसमें वो सबसे पहले आगे रहते हैं। भाइयों बहनों, मैं आप सभी से अपील करता हूं, क्योंकि आज इतनी हजारों की संख्या में आप आए हैं, हमें अब राष्ट्र विरोधी शक्तियों को परास्त कर राष्ट्रवादी शक्तियों को आने वाले समय में विजयश्री दिलानी है। आप सभी भली भांति जानते हैं राष्ट्र विरोधी शक्तियों को किस तरह शिकस्त देनी है। इसके लिए क्या करना है आप सभी जानते ही हैं, जानते हैं ना? जानते हैं कि नहीं जानते? तो ये सब बातें आने वाले समय में जल्दी राजस्थान असेंबली का चुनाव होने वाला है। उस चुनाव के समय में भी सोचेंगे ना, अरे भाई दोनों हाथ उठा के बोलिए ना, इतना संकोच क्यों कर रहे हैं? भाइयों बहनों, आपके एक वोट का कमाल है जो आज भारत शक्तिशाली देश बनकर उभर रहा है। अभी मैं G20 की बैठक से उसमें सम्मिलित होकर आ रहा हूं और इस G20 की अध्यक्षता मिलना हम सबके लिए गौरव की बात है। आज तक के जितने भी G20 के जितनी समिट हुई है, उन सबसे ज्यादा आउटकम किसी बैठक में निकला है तो भारत को जो अध्यक्षता नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिला है, उसमें 112 से भी ज्यादा आउटकम निकले हैं। आप स्वयं देख रहे हैं, दिल्ली में 3 दिवसीय जो G20 के सम्मेलन, उसमें पूरे देश की जो शक्ति है, सामर्थ्य, उसका परिचय संपूर्ण विश्व को किस प्रकार से कराया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वो दिन दूर नहीं जब भारत पूरी दुनिया का नेतृत्व करने वाला भारत बनेगा, जहां आज पूरी दुनिया
की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई, अव्यवस्थित हो गई, ऐसे समय में भी हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो एक पल रुके बिना, थके बिना, लगातार एक दिन विश्राम लिए बिना देश के लिए काम करते हैं, आज हमारी अर्थव्यवस्था 11वें नंबर से 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई। और आगे उन्होंने जो संकल्प लिया है 2027 आते आते भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से एक हो जाएगी। भाइयों बहनों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी मां भारती की आन बान और शान को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए निरंतर इसी प्रकार देश की सेवा करते रहेंगे। मैं एक बार पुनः इस सैनिक सम्मान समारोह में मुझे आमंत्रित करने के लिए भाई राहुल देवा का बहुत धन्यवाद करता हूं कि इन्होंने जो है मुझे यहाँ आमंत्रित किया, आप सबके बीच में आप सबसे मिलने का अवसर प्रदान किया। आप सभी का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं और अंत में अपनी इन पंक्तियों के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं। इन सैनिकों के लिए समर्पित है। ये देश चैन से सोता है, ये देश चैन से सोता है, वो पहरे पर जब होता है। ये देश चैन से सोता है, वो पहरे पर जब होता है। जो आंख उठाता है दुश्मन, आंख उठाता है दुश्मन, तो अपनी जान खोता है। उनकी वजह से आज सुरक्षित ये सारी आवाम है। सरहद पर खड़े रखवालों को दिल से मेरा सलाम है। सरहद पर रखवालों पर दिल से मेरा सलाम है, दिल से मेरा सलाम है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की।